नमस्कार, जियो स्टार्स के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी, मैं बहुत देर से कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, कुछ मेरी पर्सनल मसरूफ़ियत थी। आज एक बार फिर से हमें जॉइन किया है तिलक देवेश्वर जी ने। आप सब इन्हें जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़री बोर्ड के मेंबर हैं। पाकिस्तान पर एक अथॉरिटी हैं और ना सिर्फ भारत में, पाकिस्तान में भी तिलक देवेश्वर जी को एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव वॉइस के तौर पे देखा जाता है, इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आज जॉइन करने के लिए। Thank you so much, Sonam ji, for calling जी, me, and always a pleasure talking to you. सेम हियर सर, ऑलवेज़ लुक फॉरवर्ड टू स्पीक टू यू। तिलक जी, आज हम बात करेंगे 3-4 बातों पर। एक तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस चल रहे हैं उसके बारे में, फिर हाल ही में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो तनाव हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बलूचिस्तान में कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। मेहरांग बलोच हैं एक बलोच वॉइस हैं, वो हाल ही में एक बहुत बड़ा चेहरा एक किस्म का वो उभर के आई हैं। उनके बारे में भी थोड़ी-सी बात करेंगे और साथ ही साथ भारत में अब पाकिस्तान को कितनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हमारे कुछ पाकिस्तानी दोस्त हैं जो कहते हैं कि भारत में तो कभी इलेक्शन भी मुकम्मल नहीं होता जब तक पाकिस्तान की बात ना हो। तो उसके बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उसमें कितनी सदाकत है और कितना झूठ है। अ, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्शन से। आज Please. 8 तारीख है, आज वहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, ये तो वैसे जो व्लॉग है ये कल जाएगा। और एक चीज़ जो मुझे देखने में लगी है या जो मेरी समझ में आई है वो ये है कि ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शंस पाकिस्तान में पहली बार रिग्ड किए जा रहे हैं या फिर पहली बार वहाँ पे फिक्स्ड इलेक्शंस हो रहे हैं। ऐसा पहले भी बहुत बार होता रहा है और कोई कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। बट जो स्टैंड आउट कर रहा है वो ये है कि एक जो फर्वर पाकिस्तान के इलेक्शंस में हमेशा नज़र आता है ना, एक वो साउथ एशियन जो कल्चर है वो इलेक्शंस में वहाँ बड़ा डोमिनेट करता है। लोग नाचते-गाते हैं, हर तरह के गाने बनते हैं, आपको पता ही है वो पहले भी आया था ना वो एक भुट्टो के नारे बज्जनगे और पता नहीं क्या-क्या, मतलब वो बड़े मज़े करते हैं इलेक्शंस में ना। और एक अ, रेज़िलिएंट किस्म के लोग हैं पाकिस्तानी। आप ठीक है, दहशतगर्दी में मुलव्वस भी रहे हैं, बट दहशतगर्दी से उन्होंने लड़ाई भी की है बहुत तरह से और कहीं न कहीं वो उठ खड़े होते हैं। पर इस बार जो आपको फ्लेवर पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, वो बड़ा इस तरह का है कि लोग बड़े मायूस हैं और उनको लग रहा है कि अब बस इससे ज़्यादा हम इसके आगे नहीं जा पाएँगे। Do you think the people of Pakistan have lost faith in the idea of Pakistan and Pakistan Army? इसमें 2-3 चीज़ें जो आपने पूछी हैं, सॉरी। एक तो पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है 1970 का, व्हेन याह्या खान वाज़, बिकॉज़ उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दी गई थी कि कोई पार्टी जीत के नहीं आएगी एंड आप कंटिन्यू टू करेंगे एज़ किंग मेकर। उस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान टूट गया और ईस्ट पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया। तो उसके बाद से आर्मी ने डिसाइड किया भी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो अब मुमकिन नहीं है। अगर हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे, तो एक और 1970 टाइप इलेक्शन होके उसके यू डोंट नो सॉरी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सो उस आफ्टर 1970 कोई इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर नहीं। पहली बात तो इलेक्शंस की ये। और दूसरी बात जो आपने कही बिल्कुल सही है कि जो माहौल, जो रौनक, जो नाच-गाने जो आपने कहा, जो इलेक्शंस में पाकिस्तान एक तरह से बहुत प्रसिद्ध है, वो इस टाइम बिल्कुल नहीं था। और इसके एक तो कारण हैं। एक तो जो कंडीशंस हैं, मायूसी जो फैली हुई है इतनी, इकोनॉमिक प्राइसेस इतनी है, इन्फ्लेशन इतना हाई है, सो पीपल आर क्वाइट डिस्पोंडेंट, बहुत मायूस हैं लोग। तो एक तो उस कारण से और दूसरी वजह मुझे लगती है कि सोशल मीडिया हैज़ कॉट ऑन इन अ बिग वे। सोशल मीडिया जो है वो बहुत विस्तार से स्प्रेड हो गया है और जैसे पीटीआई के ऊपर इतने पाबंदियाँ लगी हुई हैं, तो उसने ज़्यादातर अपनी कैंपेनिंग सोशल मीडिया पे की है। तो सोशल मीडिया के थ्रू अपना नैरेटिव जो है, अपने वोटर्स को मोबिलाइज़ करना, वो सब सोशल मीडिया तो उनकी कोई और जो जल्द से उन्होंने कोशिश भी की करने के लिए,
उन पे पाबंदियाँ लग गई, इंटरनेट यूज्ड टू बी कट ऑफ, उनको परमिशन नहीं मिली यहाँ एंड ऑल। तो उससे भी माहौल में फ़र्क पड़ गया क्योंकि सोशल मीडिया का तो एवरीबॉडीज़ गॉट अ मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन पे उनको सारे मैसेजेस, कैम्पेनिंग, नैरेटिव्स और वैसे भी अगर पीटीआई के जो लोग एक तो उनको अपना बैट का सिंबल नहीं मिला, तो सब वो कंटेस्ट कर रहे हैं एज़ इंडिविजुअल्स, इंडिपेंडेंट्स। तो उनको रीच आउट करना social media was the only way because they could not organize it in any other manner. But इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, अगर ये उनको रीच आउट भी ना करे ना, सोशल मीडिया भी ना यूज करे, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि पीपल वुड कम आउट एंड वोट फॉर हिम। अब आज की जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं पाकिस्तान से कि दोपहर के बाद बहुत लोग आए हैं वोटिंग करने के लिए। तो वोटर टर्नआउट के अभी तो परसेंटेज हमें पता नहीं चली, मगर जो एनेक्डोटल evidence है कि the voter turnout in the afternoon especially has been quite massive, and people, though voting finished over an hour ago, almost 2 hours ago, कई पोलिंग बूथ में लोग अभी भी अंदर हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए और काउंटिंग उसके बाद शुरू होगी। तो ये मेरे ख्याल 2-3 चीजें हैं कि जिससे वो जो माहौल जो इलेक्शंस का पाकिस्तान में पहले देखा गया है पिछली इलेक्शंस और उसकी पिछली इलेक्शंस में, तो वो इतना माहौल अभी नहीं है। इसकी ये 2 वजह हैं। अच्छा, मेरी भी कुछ लोगों से बात हो रही थी जिन्होंने ग्राउंड पे जाके मेरे को बताया कि किस तरह से सुबह 6 बजे से जो लोग हैं, वो वोट करने के लिए आ गए थे। और कहीं न कहीं जो लोग वोट करने आ रहे हैं, उनमें एक बहुत इनसिक्योरिटी पाई जा रही है। जैसे कि होता है ना, आप अमानत लेके जा रहे हैं, आपको कहीं जाके वो डिलीवर करनी है और आपको लगता है कि रास्ते में कोई आपसे कुछ छीन के ना ले जाए। तो लोगों के मन में एक ये भी डर है कि हम जो वोट करेंगे, क्या वो वोट उस पार्टी को जाएगा भी कि नहीं जाएगा? उनका जो भरोसा है ये पूरे के पूरे ये इलेक्टोरल प्रोसेस से, वो उठ चुका है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि पाकिस्तान आर्मी ने एक नैरेटिव तो कंट्रोल कर लिया, उन्होंने लोगों के मन में दहशत तो बैठा दी है। पर इस तरह से सिविल सोसाइटी को इतना डरा-धमका के कि उनके मन से तो आप नफ़रत नहीं मिटा सकते ना, आप ऊपर से आपने उनको डरा दिया क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनको 8-8 महीने से अब जेलों में रख रखा है, मतलब मई 9 जो लास्ट ईयर के बाद से। और किसी को भी बेल तक नहीं मिली है और अब इमरान खान के साथ जो किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बट कुछ अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि इस तरह से सिविलियंस को, स्पेशली खवातीन को, ऐसे नहीं किया जाता था कि जो लोग पॉलिटिशियंस भी नहीं है, उनका ऐसा कोई स्टेक नहीं है सच। उस वजह से लोगों में बहुत डर है। तो क्या पाकिस्तान आर्मी अगर अपने आप को रिडीम करना चाह रही है आने वाले वक़्तों में, क्या ये सही तरीका है कि आप बिल्कुल सिविल सोसाइटी के साथ जो है उनके मन में डर बैठा दें और किसी तरह से आप आर्टिफ़िशियली उनके माइंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं? कोशिश तो करेंगे, क्योंकि उनको दे आर क्वाइट कन्विंस्ड कि इमरान खान वापस नहीं आ सकता। जो पहले भी उसने आर्मी जनरल्स को टारगेट किया था, खास आसिम मुनीर, ही डिड नॉट वांट कि आर्मी चीफ बने। फिर 9th मई के जो वाकया हुए, उसके बाद से आर्मी ने एक डिसीजन ले लिया था कि इमरान खान इस इलेक्शंस में वापस नहीं आ सकता, तो कैंपेन नहीं कर सकता और पीटीआई गवर्नमेंट नहीं बना सकती। सो दे वर डिटरमिन्ड ऑन दिस वाज देयर बेसिक थिंग। और कोई भी आ सकता है, पर इमरान खान को हमने वापस नहीं करना। तो उसके लिए उन्होंने जो भी हथकंडे अपनाए हैं, आपने देख ही लिया है। जब मैंने कहा था उनको सिंबल नहीं मिला, इमरान खान को पता नहीं 3 केसेस में तो उसको सज़ा हो ही गई है। ही हैज़ बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग, शाह महमूद आल्सो। कई उनके लीडर्स डिस्क्वालिफाई हैं, कईयों को उन्होंने नॉमिनेशंस फाइल करने नहीं दी। पार्टी के 2 और धड़े बना दिए हैं, एक साउथ पंजाब में, इन केपीके में। और यहाँ तक कि मैंने सुना है कि उन्होंने सोशल मीडिया मैपिंग की हुई है, उससे जो एक ही फैमिली के खवातीन को एक बूथ पे कर दिया है और जो मेल्स हैं उनको दूसरे बूथ पे कर दिया है कि खवातीन वोटिंग पे जा ना सके विदाउट द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो मेनी वेज उन्होंने जो मैनिपुलेशन की है टू जस्ट फॉर दिस एक ऑब्जेक्टिव। तो जहाँ तक सिविल सोसाइटी की बात होती है कि सिविल सोसाइटी को डराना धमकाना, उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता। उनका जो मकसद है, ऑब्जेक्टिव है
कि इमरान खान और उसके सपोर्टर्स वोट ना डालें, और डालेंगे भी तो रात को आप देखेंगे बिजली चले, वैसे भी इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स तो बंद हैं, तो एक बूथ पे जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता, दूसरे बूथ पे भी क्या हुआ, क्या यहाँ पर क्या हाल चल रहा है, और रात को आप देखेंगे लाइट्स भी चली जाएँगी, और वहाँ पर जो उन्होंने ठप्पे-शप्पे लगाने हैं, ऑल दैट विल बी डन। और फिर जो ट्रांस लास्ट पिछली वाली 2018 में इट वर्क्ड इन इमरान खान्स फेवर। आरटीएस जो रैपिड ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो 2-3 घंटे के लिए बंद रहा। उस टाइम में उन्होंने छापे मार दिए, बट उस छापे लगा दिए, वो इमरान खान के फेवर में थे। इस टाइम इट मे नॉट बी सो। तो सिविल सोसाइटी अभी तो बलूचिस्तान को छोड़ के सिविल सोसाइटी इन इट्स इन्फेंसी। See, among the Baloch and the Pashtuns, जैसे आपने कहा, we will talk about it in a little while. But यहाँ जैसे पंजाब में है, where elections are won and lost, तो they are not going to be bothered about the civil society, जहाँ पर उनका ये ऑब्जेक्टिव है कि इमरान खान को वोट ना पड़े, और पड़ेंगे भी तो they will rig, old fashioned rigging will take place. नहीं, मेरा सवाल वो इस पर्सपेक्टिव से था कि बलूचिस्तान में ऑलरेडी एक हॉस्टिलिटी है फ़ौज को लेके, सिंध में भी है, कुछ एरियाज़ में, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब भी था जहाँ पर लोग एक्चुअली फ़ौज को पसंद करते थे, और अब वहाँ पर भी इस तरह की कशीदगी आपको नज़र आती है। ख़ैर, टू मूव ऑन, नवाज़ शरीफ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि वो बिल्कुल एक किस्म का बैक ट्रैक कर रहे हैं, जो उनका पहले मौक़िफ़ था कि पहले वो बात करते थे कि अनकंडीशनली जितने भी हमारे जो यू नो हमसाये ममालिक हैं, उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। अब जो उनका मैनिफेस्टो आया है पीएमएलएन का, उसमें वही चीज़ें लिखी गई हैं जो इमरान खान के दौर में होती थी। अ, वही उन्होंने लिख दिया कि जब तक एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को भारत जो है रिवर्स नहीं करता, भारत के साथ रिश्ते नहीं अच्छे हो सकते। ये वही मौक़िफ़ है जो फ़ौज का हमेशा से रहा है। uh, except for जनरल बाजवा। अब अगेन आई मीन यू नेवर नो पाकिस्तान में कौन क्या सोच रहा है। एटलीस्ट जो बाहर आ रहा था जो एक वर्जन, वो ये था कि ही वाज रेडी टू पुट कश्मीर ऑन बैक बर्नर एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब आपकी और मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी, तो आपने ये कहा था कि क्योंकि अब ये नवाज शरीफ की लास्ट टर्म होगी, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो कितना रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आगे वो चाहेंगे कि जो उनकी बेटी हैं मरियम साहिबा, वो आए पॉलिटिक्स में, और वो नहीं चाहेंगे कि उनके रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए। बट नवाज शरीफ एक अकेले ऐसे पॉलिटिशियन हैं पाकिस्तान में, एटलीस्ट हाल ही में, जिन्होंने फौज के ऊपर बहुत एक हेड ऑन उनको लिया है और नाम ले लेके लिया है। इमरान खान तो एक मतलब बहुत चालाक किस्म के शख्स हैं, वो नाम नहीं लेते हैं, वो इनडायरेक्ट अटैक्स करते हैं, और फिर वो एक मार्जिन रखते हैं कि मैं कल को मुकर भी जाऊं, है ना? तो वो थोड़े अलग तरीके से गेम खेलते हैं, बट नवाज शरीफ थोड़े एक डेयर डेविल डेविल किस्म के एक पॉलिटिशियन है। डू यू थिंक दिस इज सस्टेनेबल? नवाज शरीफ इसी तरह से आगे भी चलेंगे? अगर वो पूरी अपनी टर्म कर पाते हैं, तो वो फौज की मतलब बातों के हिसाब से चलेंगे, या उनका अपना मौक़िफ़ एक आएगा बाहर? देखिए, उसमें ना बेसिकली वर्बली का कहना कुछ कि मैं अच्छे रिश्ते चाहता हूँ, वो सारे कहते हैं अच्छे रिश्ते, कोई नहीं कहता ये बुरे रिश्ते चाहते हैं। पर जब मंशूर की बात आ जाती है, जब आप राइटिंग में कमिट करते हो कि ये हमारे पार्टी का मंशूर है, और अगर हम जीते तो हमारी ये पॉलिसी होगी, उसमें ही कैन नॉट, और द पीएमएलएन कैन नॉट से कि हम इंडिया से बेहतर रिश्ते चाहते हैं। उसका मतलब ये होगा कि आपने कश्मीर को बेच दिया। अगर आप इस बात पे इंसिस्ट ना करें, तो वो ये कोई पार्टी नहीं कह सकती, क्योंकि फिर स्ट्रेट अवे इमरान खान के जो लोग हैं या बिलावल और पीपीपी के लोग हैं, वो तो कहेंगे इसने बेच दिया। तो जहाँ मुझे लगता है ये वो डायकोटोमी है कि ओरली तो आप कुछ कह दें, बट जो मैनिफेस्टो में कुछ और कहें। बट हमारी तरफ जो इंडिया में है, हम उसको बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दें? हम तो ये देखेंगे ना कि इस पार्टी का मंशूर क्या है, इस पार्टी का प्रोग्राम क्या है, और आगे चल के इस पार्टी ने क्या करना है। ये तो नहीं कह सकते कि भई नहीं, 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 वो पब्लिक के लिए है और इंडिया के लिए अलग बात है। नहीं, ये दोगलापन एट दिस लेवल नहीं चलेगा। सो और मुझे भी लगता है कि ये ओपनली अभी शायद ना कह पाएँ आर्मी के लिए भी, क्योंकि
10 दिन पहले मेरे ख्याल आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया था और उसने एक स्टेटमेंट बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट दी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को तस्लीम ही नहीं किया और लोग हिस्ट्री भूल जाते हैं। क्या बात कर रहा है? व्हेन वाजपेयी जी वेंट टू मीनार पाकिस्तान, उनके जो आप कमेंट्स पढ़े, जो उन्होंने लिखा था, ही विश्ड पाकिस्तान वेल, यू नो, ही सेड ओपनली। और क्या, और इंडिया कैसे एक्सेप्ट करेगा? हमने एमएफएन स्टेटस दे रखा था। आई एम सॉरी फॉर इंटरवेनिंग, बट आप तभी दे सकते हैं किसी नेशन को एमएफएन स्टेटस जब आपने उसको तस्लीम किया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब अपने सफारत खाने खोले हुए हैं एंड यू आर डीलिंग विद देम एज़ अ सॉवरेन, तो कहाँ कि आपने तस्लीम नहीं किया? तो ये तो कहने की बातें हैं। सो बट कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू मेंशन्ड, सो नवाज शरीफ चाहेगा, क्योंकि एज़ अ बिज़नेसमैन ही नोज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान का बिज़नेस इंटरेस्ट, द ट्रेडिंग विद इंडिया। क्योंकि अभी जो उनके पास बाहर से लोग चीज़ें मँगवाते हैं, दे वेरी एक्सपेंसिव। अब सब्जियों से लेके, कॉटन लेके, व्हीट इम्पोर्ट करनी है उन्होंने, सब चीज़ें ज़्यादा महँगी हैं। इंडिया से करें देन बी, आई वोंट से हाल्फ द प्राइस, बट सर्टेनली इट विल बी मच मच चीपर। एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं रहेगा और वैसे भी इंडिया में थिंग्स आर फार चीपर देन दे आर इन पाकिस्तान। आप प्रोग्राम देखते रहते हैं, लोगों को इंटरव्यू करते हैं कि वो ₹40 किलो यहाँ पर है और पाकिस्तान में ₹200 किलो है। तो कौन, यू नो, ऑब्वियसली इट्स अ नो ब्रेनर। तो ही विल रियलाइज दिस। और जैसे लास्ट टर्म है इनकी, फोर्थ टर्म, इसके बाद तो आने नहीं वाले। सो दिस कहते हैं ना कि इट्स अ लेगेसी टर्म, कि मैं अपने पीछे अपनी क्या रेपुटेशन या क्या छोड़ के जाने वाला हूँ, किस चीज से लोग मुझे याद करेंगे, इंडिया से दुश्मनी या इंडिया से बेहतर रिलेशंस जो पाकिस्तान के मफाद में है। तो ये भी वो सोच रहे होंगे कि मैं अपनी लेगेसी क्या छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, ही वांट्स टू दैट मरियम शुड सक्सीड हिम, बट अपनी लेगेसी भी तो उसने सोचनी है ना उसके बारे में, व्हाट विल ही लीव बिहाइंड। और ये जो है ट्रेड और रिलेशंस विद इंडिया, दिस अप टू अ लेवल इज अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। बट जहां तक आती है कि आप जो 5 अगस्त 2019 को आप रिवर्स करें, अब तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रूव कर लिया है। पहले भी वैसे कोई चांस नहीं था कि गवर्नमेंट विड्रॉइंग, बट नाउ इवन द सुप्रीम कोर्ट हैज एंडोर्स्ड इट। तो और ये एक बात मुझे नहीं समझ आती कि भाई आर्टिकल 370 तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था ना, पाकिस्तान को क्या आग लगी है? अब उन्होंने इतना, इमरान खान ने इतना उसका हवा बना लिया और कई लोगों को पूछा है कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है? पहले तो आप 70 साल से तो आपने 370 को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वैसे भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आपसे तो परमिशन नहीं लेंगे ना, हमने क्या करना क्या नहीं करना। तो ये अभी तक ये बोल नहीं सके कि उनकी दिक्कत क्या है, उनको इतनी आग क्यों लगी हुई है अबाउट आर्टिकल 370। बिल्कुल, लाइक यू सेड, जब आपने कभी उसको तस्लीम ही नहीं किया, आप कहते थे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी नज़र में, तो फिर आपको क्या मसला है कि उसको हम रखें या ना रखें? आपको उससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। तीसरा सवाल मेरा आपसे है ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो हाल ही में जो कशीदगी हमें देखने को मिली, उसके हवाले से। व्हाई डू यू थिंक ईरान chose to attack पाकिस्तान? क्योंकि अगर हम जो पाकिस्तान के एक बड़े मकबूल सहाफ़ी कह लें या पॉलिटिकल कमेंटेटर कह लें, जो कभी मिनिस्टर बन जाते हैं, कभी पीसीबी के चेयरमैन बन जाते हैं, कभी वो फिर से सहाफ़त में आ जाते हैं। मैं नजम सेठी साहब की बात कर रही हूँ। उनका मैंने हाल ही में एक ब्लॉग देखा था जिसमें वो कह रहे थे कि हमें जो शक है वो ये है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ईरान गए थे हाल ही में और उन्होंने अ, ईरान से कहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ रॉकेट-वॉकेट जो है वो छोड़ें, क्योंकि वी वांट टू टेस्ट वाटर्स, कि पाकिस्तान क्योंकि अभी थोड़ी कमज़ोर हालात में है और अगर वो आपको रिटेलिएट नहीं करते, तो इसका मतलब ये होगा कि हम भी कल उनके ऊपर कुछ रॉकेट वगैरह मार सकते हैं, तो वो हमें भी रिटेलिएट नहीं करेंगे। और नजम सेठी साहब के हिसाब से पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन की है, वो कोई स्ट्रैटेजिक डेटरेंस क्रिएट करने के लिए नहीं की है। वो मैसेज दे रहे थे भारत को। और अब तो ईरान ने वैसे भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे दी है। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि अगर अब कोई भारतीय ईरान जाना चाह रहा है और अगर आप बाय एयर जाते हैं, वैसे तो हम बाय एयर ही जा सकते हैं, तो आप 15 दिन ईरान में बिना वीज़ा के रह सकते हैं एट
इन वन स्ट्रेच। तो अब तो ये जो कंस्पिरेसी थियरीज हैं ये और जोर पकड़ेंगी कि देखिए भारत को कितना लीवे दे रहा है ईरान, तो सर्टेनली ईरान ने ये फेवर दिया था, अब एक और फेवर दिया है, तो अब ये मिलके हमें घेर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक ईरान डिड व्हाट इट डिड? देखिए, पहले तो मैं मैडम सेठी ने जो कहा है, लेट मी क्लैरिफाई। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है, वो प्री शेड्यूल्ड विजिट था। इट्स गॉट नथिंग टू डू, और ईरान इतना बेवकूफ भी नहीं है कि इंडिया के कहने पर वो किसी और का मुल्क से दुश्मनी ले ले। इन रिटेलिएशन उसी के लोग मरेंगे ना, इंडिया जाके वहां तो नहीं लड़ने वाला। एंड ईरान इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड कंट्री, वेरी सोफिस्टिकेटेड डिप्लोमेट्स। वो इस बात पे, सो आई एम अफ्रेड आई विल टोटली हैव टू डिसएग्री विद नजम सेठी दैट इट वाज बिकॉज ऑफ इंडिया से। जब ईरान की सिचुएशन देखें, इन जनवरी उनका जो सुलेमानी हु वाज किल्ड 4 years ago, उसकी चौथी बरसी थी। उस पे लोग आए थे कांग्रेगेट करने के लिए। वहां पे बम धमाके हो गए एंड 84 पीपल डाइड। उसके पहले दिसंबर में सिस्तान में एक पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ था, जहां 11 पुलिसमैन मारे गए थे। सो उनकी पब्लिक ओपिनियन में भी ये चल रहा था कि भाई, आर वी अ बनाना रिपब्लिक? कोई भी लोग आके हमें मार जाए और हमारी कंट्री रिटेलिएट नहीं कर रही। सो आई थिंक दिस वाज टू, सो उन्होंने एक सीरिया पर मिसाइल दागी, एक इराक पर जहाँ पे आईसिस के दे थॉट और हु देयर सपोर्टर्स वर, और इन्होंने कहा कि ये जैश-ए-अदल कैंप है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये जो हमारे ओपोनेंट्स हैं, दे हैव गॉट शेल्टर। पाकिस्तान कुछ कर नहीं रहा, हमने पाकिस्तान को पहले भी बोल रखा है। पहले भी, और ये पहला अटैक नहीं है। 2013 में भी ईरान ने मिसाइल्स की थी, 2017 में ड्रोन्स भेजे थे। बट फ़र्क ये था कि दिस वर केप्ट बिलो द थ्रेशोल्ड। इतना उसके बारे में बातचीत आगे बढ़ सके, बातचीत नहीं की थी। इस टाइम तो उन्होंने की बिकॉज़ दे वर आल्सो हर्टिंग, दे वांटेड टू टेल द पब्लिक ओपिनियन कि हमने ये किया। अच्छा, पाकिस्तान का इंडिया को कहना कि हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या करेंगे। आई थिंक एवरीबॉडी इन इंडिया नोज़ कि पाकिस्तान बीइंग द वर्ल्ड्स इस्लामिक वर्ल्ड्स ओनली न्यूक्लियर पावर हैज़ टू रिटेलिएट व्हाटएवर हैपेंस। ये तो लोग सोचेंगे इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, बट ये इतना है कि अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो या ईरान हो, उसकी तरफ से कोई भी हमला आएगा, इट विल रिटेलिएट एंड रिटेलिएट इमीडिएटली। उसमें देयर इज नो डाउट इन दैट। अच्छा, ये बात सही है कि उन्होंने भी टिट फॉर टैट किया। इट वाज नॉट अ डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पांस। जैसे ईरान ने किया, 3 बलोच बच्चे मार दिए, 2 खवातीन मार दी, है ना? इट वाज नो कैंप। पाकिस्तान ने भी जो रिटेलिएट किया, 4 औरतें और कुछ बच्चे और 1-2 आदमी। सो बोथ वर सिग्नलिंग टू ईच अदर। जहाँ तक मेरी अपनी एनालिसिस है, ईरान उसको सिग्नल कर रहा था कि भई, आपके पास जैश-ए-दल के कैंप्स हैं, वो आके हमें तंग करते हैं, तो ये वी आर वार्निंग यू कि डोंट यू रेन इन द जैश-ए-दल, आप उनको सपोर्ट मत करो। अदरवाइज़ वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। दूसरा सिग्नल जो ईरान दे रहा था कि अगर वो जनरल आसिम मुनीर 12 दिन का दौरा करके आए हैं यूएसए का, कि डोंट बिकम एन अमेरिकन प्रॉक्सी अगेंस्ट अस, क्योंकि हमारे पास कुव्वत है कि हम आपको तो देख लेंगे। सो दैट वाज़ द सिग्नल दैट ईरान वाज़ गिविंग। सिमिलरली पाकिस्तान वाज़ गिविंग द सिग्नल कि अगर आप कुछ करोगे या इंडिया कुछ करता है या अफगानिस्तान कुछ करता है, तो हम डेफिनिटली रिटेलिएट करेंगे। सो दिस वाज़ बेसिकली अ सिग्नलिंग। बट सिग्नलिंग में बेचारे निहत्थे और गरीब बलोच वो मारे गए। बट एंड आल्सो जो ईरान और पाकिस्तान में कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक मुखालिफ एंड ऑल दैट, उसमें दरार ज़रूर पड़ गई है, यू नो, बिकॉज़ पाकिस्तान वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अब एक बात देखो, जब इंडिया ने उनको अटैक किया था बालाकोट में, उनके रेडार्स कुडन्ट डिटेक्ट इट। जब अमेरिकन्स आए ओसामा बिन लादेन के लिए, अगेन द रेडार्स कुडन्ट पिक इट अप। अब ईरान के जो आए, अगेन द रेडार्स कुडन्ट पिक इट अप। तो यू वंडर कि इतना जो खुदादाद ममलिकत है, क्या है, क्या नहीं है, तो उसका व्हाट इज़ द डिफेंस पोस्चर एंड डिफेंस स्टेटस। इसमें मैंने एक अब आर्टिकल भी लिखा था, मे बी आपकी नज़रों से गुज़रा होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया पे, जी, जी, पास मैंने इट शेयर ऑन। किया। जी, हाँ, जी, मैंने पढ़ा भी था, शेयर भी किया था।
हुँ, जब बालाकोट हुआ था तब भी तो पाकिस्तान के एयरफोर्स ने बहुत ट्वीट्स वगैरह किए थे दैट स्लीप टाइट एंड वी आर वाचिंग ओवर यू एंड हाँ, बाद में कहते हैं कि एक दो पेड़ जो हैं वो इंडियंस ने आके तोड़ दिए। हाँ। और अगर बेचारे पेड़ ही कौवे तोड़े, को मार दिया, हाँ हाँ, बेचारे अगर के कौवे को मार दिया। जी जी जी, अगर पेड़ ही तोड़े थे तो फिर 22 दिन पता नहीं क्यों लगाए उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को वहां भेजने के लिए, तुरंत या, भेज देते जब पेड़ ही टूटे थे ना तो। हुँ, खैर, लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर, पाकिस्तान की जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने, आसिम मुनीर ने हाल ही में स्टूडेंट्स को एड्रेस किया। और जनरली तो वैसे थोड़ा-सी ये मायूब बात है कि आर्मी चीफ जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ जाके बातें कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का तो कोई नेशनल सिक्योरिटी से ऐसा सच लेना-देना होता नहीं है। साथ ही साथ में जो आईएसआई के चीफ हैं, ये थोड़ा-सा अनप्रेसिडेंटेड था पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी, व्हिच इज़ नॉट अ नॉर्मल कंट्री। उन्होंने भी स्टूडेंट्स के साथ खिताब किया और बड़ी क्या बोलते हैं, एक जिंगोइस्टिक किस्म की बातें उन्होंने वहाँ की। आसिम मुनीर ने कहा कि एक पाकिस्तानी की जो जान है उसकी कीमत पूरे के पूरे अफ़गानिस्तान से ज़्यादा है। फिर उन्होंने कहा आप हिस्ट्री तो पढ़ते ही नहीं है, अफ़गानों ने हमेशा हमें धोखा दिया। उन्होंने पाकिस्तान को वो कभी तस्लीम नहीं किया और जब हम यूएन का मेंबर बनने वाले थे तो अफ़गानिस्तान ने इस चीज़ को अपोज़ किया। फिर उन्होंने ये भी कहा, लाइक यू मेंशन्ड, कि भारत ने हमें तस्लीम नहीं किया। और साथ ही साथ उन्होंने ईरान के लिए भी कुछ बातें कही कि उन्होंने या, हम पे हमला किया और हम जो है हमेशा एक ब्रादराना सलूक रखते हैं, पर अगर कोई हमारे साथ मेस करेगा तो फिर उनको यही जवाब मिलेगा। तो मेरी असेसमेंट तो ये थी कि आप इस तरह के हथकंडे जो होते हैं, इतने एग्रेसिव और डेस्परेट किस्म के स्टेप्स तभी लेते हैं जब व्हेन यू आर नॉट रियली इन कंट्रोल। अगर आप कंट्रोल में हैं, तो आपको इतना जताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंट्रोल में होते, तो सबसे पहले आप डिटेक्ट कर लेते कि आपके यहाँ पे कोई स्ट्राइक्स होने वाली हैं, वो तो आपसे हुआ नहीं। तो अब आप बच्चों के जो ज़हन पाकिस्तान में ऑलरेडी काफ़ी हद तक इंडोक्ट्रिनेटेड रहते हैं, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन द फैब्रिक ऑफ द कंट्री एंड ओवरऑल development and the kind of professions Pakistanis choose, the kind of progress they are making across the world. Uh, it's more than evident. तो आप अपनी आवाम को बजाय इसके कि आप उनको एक मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ और आप उनके मन से जो आपने जो उनकी गंद भरी है उसको साफ करें, आप उनको और एक जिंगोइस्टिक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके सामने, उनको और भड़का रहे हैं। व्हाट डज़ ही वांट टू अचीव, और क्या इनकी डॉक्ट्रिन है? इफ एट ऑल देयर वाज़ अ बाजवा डॉक्ट्रिन, मतलब ये कहा जाता है ना पाकिस्तान में कि बाजवा वाज़ लाइक बिग ऑन इकोनॉमी। He understood the value of economy and he was focusing on that. So why is that जब आर्मी चीफ होता है पाकिस्तान में तो एक नया पाकिस्तान हर बार पैदा हो जाता है, और everything starts all over again. What is this guy thinking? देखिए इसमें तो ये है कि हर एक आर्मी चीफ जो हुआ है, मोस्ट ऑफ देम कम अप विद देयर ओन डॉक्ट्रिन, स्टार्टेड बाय अयूब खान। जब अयूब खान वाज़ इन लंदन अपने होटल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने बड़ा एक लंबा-चौड़ा पेपर बनाया था। व्हेन ही केम बैक, ही गेव इट टू द कैबिनेट एंड द कैबिनेट जस्ट threw it in the dustbin. But he had made it, जिया का अपना इस्लामाइजेशन का था, Musharraf has his enlightened moderation, and there was the Kiani doctrine, and so everybody has had. ये आर्मी चीफ होता है लेगेसी, कि मेरे जाने के बाद लोग याद रखेंगे मुझे कि मेरी ये डॉक्ट्रिन थी। अच्छा, जहाँ तक आसिम मुनीर का सवाल है, मेरी एनालिसिस जो है कि ही इज ऑन द डिफेंस। आपने सही कहा, जो अग्रेशन है, इट इज बिकॉज ही इज नॉट श्योर ऑफ हिमसेल्फ। क्योंकि एक तो जब when he became army chief, he had actually retired 2 days before. उसको फिर एक्सटेंशन दी गई। So a lot of people call him retired lieutenant general. They don't call him general. तो एक तो उसको ये चुभता है। दूसरा, वो ओटीएस से हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल। ही इज नॉट फ्रॉम काकुल। तो आर्मी में ये बड़ा होता है कि आप काकुल से हैं या ओटीएस से हैं। तो एक उनका वो ये भी हैंडीकैप है। एंड थर्ड, 9th में जो आर्मी इंस्टीट्यूशंस और उनके जो मेमोरियल्स हैं मार्टर्स के, दे वर डैमेज्ड, इंक्लूडिंग द कोर कमांडर लाहौर's हाउस ड्यूरिंग हिज वॉच। तो ये उनके करियर में एक धब्बा होगा कि आर्मी कुड नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ इन पंजाब, एंड लाहौर जो उनका गढ़ है। सो फॉर ऑल दीज थिंग्स ही इज अनकंफर्टेबल।
and then he could start appointing his own lieutenant generals in September. तो 2-3 थोड़े-थोड़े करके अपने अपॉइंटमेंट्स आ रहे हैं. So he does not feel secure till the entire corps commanders are with him. Nobody is going to rebel or anything like that. But ये होता है ना कि ये मेरा आदमी है, मैंने इसको अपॉइंट किया तो he is beholden to me. So for all these reasons, I think he came to a situation कि उसको अपने दिखाना था कि मैं मौला जट हूँ. I am like Maula Jat, like the former previous army chiefs, that I can also talk tough and demonstrate tough measures. तो मुझे लगता है ये उन्होंने इसलिए किया. I mean, can you imagine? उनकी एक statement has damaged Pak-Afghan relations like no one else in the last 70 years. एक आप कंट्री जो इंडिपेंडेंट कंट्री है उसको बोलें कि हमारा एक आदमी आपके पूरे कंट्री से ज्यादा है. एंड द अफगान्स आर अ वेरी प्राउड पीपल. वो भूलेंगे भी नहीं. दे विल नॉट फॉरगेट दिस. एक तरफ से गाली हुई ना उनको. दे विल नॉट फॉरगेट दिस. ईरान को जो उसने कहा है दैट यू बैकस्टैब्ड अस एंड दिस एंड दैट. सो ये जो चीजें हैं, दिस इज नॉट द साइन ऑफ अ पर्सन एज यू मेंशन्ड हु इज इन कंट्रोल, हु इज मैच्योर and who wants to do something positive. You see, uski, and let's not forget, जो पाकिस्तान की security situation है, it has really deteriorated sharply over the last 2 years. मैं पढ़ रहा था, पिछले साल the number of security personnel killed comes to an average of 44 per month. This is army, paramilitary, and police. So 44 security personnel were killed every month during the 12 months of 2023 year. Or January, first month of this year, there were over 90 casualties, fatalities. एक महीने में. तो कितना एक्सपोनेंशियली जंप कर गया है. तो आर्मी का और फौज का, आसिम मुनीर का तो पहला काम ये होना चाहिए ना कि अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. इंस्टेड ही इज मोर फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक्स, ट्राइंग टू फॉलो द बाजवा लाइन और जियो इकोनॉमिक्स. उन्होंने वो जो SIFC सेटअप किया है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, मेरे ख्याल उसका ध्यान उस पर है rather than on the main issue of security. या तो उन्होंने मान लिया है कि भी हम TTP को टैकल नहीं कर सकते. तो तालिबान को प्रेशराइज करने के लिए, आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट लास्ट टाइम, कि 1.7 मिलियन जो अफगान रेफ्यूजीज हैं अनडॉक्यूमेंटेड, उनको दे ट्राइंग टू पुश देम आउट. द प्रोसेस इज ऑन कि उस तरह से तालिबान को हम प्रेशराइज कर सकेंगे कि आप TTP को रेन इन करें. वो नहीं करने वाले फॉर रीजंस वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम, क्योंकि आपस में as per the norms of Pashtun Wali, they have to give sanctuary and protection to the TTP. तो ये चीजें उससे कंट्रोल नहीं हो रही. तो ही समझता है कि मैं इस दूसरे तरीके से अपने आप को शो करूं कि मैं वो मौला जट, दैट फेमस पंजाबी मूवी, और उसके इतने वो सीरियल्स और एपिसोड्स बने हैं कि मैं वो हूँ, कि आप शाउट करो, आप भड़के मारो, तो पीपल विल थिंक यार ये बंदा सही है. पंजाबीज विल थिंक लाइक दैट, नॉट द अदर्स. पंजाबीज विल थिंक लाइक दैट. अच्छा, बड़े इनकी बातों में बड़े तजाद नजर आते हैं, नजम सेठी की भी और आसिम मुनीर की भी. आसिम मुनीर ने पहले तो ये कहा कि ईरान हमें बैकस्टैब करता है और अफगानों ने तो हमें कभी कुछ समझा ही नहीं, वो तो हमेशा से हमारे दुश्मन है, भारत ने हमें तस्लीम नहीं किया. और फिर वो एंड में कहते हैं कि देखो भारत के जितने नेबर्स हैं, कौन भारत से खुश है. तो भाई 3 नेबर्स तो आपने अपने गिना दिए जिनसे आप तीनों से ही आपके मसले हैं, ठीक है. और फिर आपके में इतनी हिम्मत है कि आप किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि उनके रिश्ते दूसरों के साथ कैसे हैं. कम से कम हम एक दूसरे पे रॉकेट्स नहीं मार रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन चलता रहता है. दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट. और नजम सेठी साहब ने एक और बात कही. आई डोंट नो इफ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट और नॉट, इट्स अप टू यू. आई वांटेड टू आस्क यू दिस, यू कैन ऑलवेज चूज नॉट टू आंसर. ही फर्स्ट सेड कि इट्स वेरी मच पॉसिबल, ये कोई आई थिंक 10 दिन पुरानी बात होगी. एक तो वो कहते हैं ना मेरी एक चिड़िया है एस्टैब्लिशमेंट में, तो people should tell him that you don't have a chidiya in the establishment, you are the establishment right now. That is how it is. Okay. तो वो नॉर्मलाइज भी कर देते हैं कि जो फौज मुदाखलत करती है, वो कहते हैं कि ऐसा ही सिस्टम है. फिर वो दूसरों के ऊपर बड़े ज्यादा उनके कमेंट्स होते हैं, स्पेशली भारत के ऊपर, कि भारत में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है और अपने लिए वो कहते हैं कि इट इज व्हाट इट इज. तो उन्होंने शुरुआत की ये कहने से कि
बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस शायद डिले भी हो सकते हैं। अगर इनको लगेगा फ़ौज को कि इमरान खान के नंबर्स आ रहे हैं अच्छे खासे, तो हो सकता है ये बहाना बना के कि इंडिया से जी कोई दहशतगर्दी का हमला इंडिया तैयारी कर रहा है या ईरान तैयारी कर रहा है। और नजम सेठी साहब के हिसाब से ये जो सारी बातें पिछले दिनों आर्मी चीफ ने की हैं, ये एक किस्म का ग्राउंड सेट किया जा रहा था कि अगर एकदम से हमें इलेक्शंस रोकने हो तो द ग्राउंड इज ऑलरेडी सेट। सेट। एक तरह से वो ये बात कहते हैं और साथ साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि इंडिया और ईरान ने ये मिलके प्लानिंग की है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कराने की, क्योंकि दोनों ममालिक में इलेक्शंस आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। और साथ ही साथ वो ये भी कह देते हैं कि भारत में तो इलेक्शंस हो ही नहीं सकते जब तक पाकिस्तान की बात ना हो। तो मतलब एक तरफ से आप कह रहे हैं कि भारत के नाम पे हम अपने इलेक्शंस डिले कर सकते हैं भारत का बहाना लगा के, फिर आप कह रहे हैं भारत में इलेक्शंस हो ही नहीं सकते। Correct me if I'm wrong. I think it indeed was a factor like 10 years ago, 15 years ago, because that again was not because कि पाकिस्तान कोई बहुत तोप है। मतलब it had a lot of nuisance value, or it Pakistan factor indeed mattered because we were really impacted by Pakistani terrorism. Not that we are not now. कल ही कश्मीर में attacks हुए हैं civilians पर। But what I can gauge out, Tilakji, is that there is this realization in New Delhi. Whenever you talk to strategic thinkers, bureaucrats, as people from the media space, we get a lot of chances to interact with different people. मुझे तो ये समझ में आता है कि इंडिया में तो ये अंडरस्टैंडिंग अब आ गई है कि ये तो अपनी मौत मर जाएंगे, दे आर डन एंड डस्टेड, इनको अकेला छोड़ दो। So, do you think Najam Sethi's argument has some merit, if at all? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि इंडिया टॉक्स अबाउट देम। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू पाकिस्तान इज टू इग्नोर इट। अगर उनको लगे कि इंडिया उनके बारे में सोच ही नहीं रहा, वो बड़ी तकलीफ होती है उनको। So they will always say कि Indian elections में Pakistan is a very relevant factor. First of all, the fact is that it is not, and if it is raised because of terrorism coming from Pakistan. So जहां पर जो states affected हैं, या जो polity affected है, या security situation affected है, so naturally we will talk about it. और पाकिस्तान में terrorism के अलावा और बात करने को है क्या? है ना? ना इनकी इकोनॉमी सही है, ना इनकी पॉलिटिक्स सही है, सिक्योरिटी सिचुएशन आप देख लीजिए। तो क्या बात करेंगे इंडिया में पाकिस्तान के बारे में? एक्सेप्ट दैट इज अ टेररिस्ट हब, वो तो दुनिया उसको रिकॉग्नाइज तस्लीम करती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द यूएन लिस्ट आर फ्रॉम पाकिस्तान। So what else are we going to talk about? And we are the victims. We are the victims of Pakistan sponsored terrorism. तो अगर इंडिया में बात करें तो इसीलिए बात करेंगे ना। बट he wants to show कि the India Pakistan is very relevant and very relevant to Indian elections. सारा डिस्कशन यहाँ डिबेट डेवलपमेंट पर है, you know, and Pakistan knows wants to, butt itself in to show that they are very relevant. ये बिल्कुल I don't agree with this logic at all. India is, way ahead, और इंडिया को पीछे मुड़ के पाकिस्तान को देखने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज जरूर है, we also should not take our eyes off Pakistan, because ये एक ऐसी country है which can surprise you, which will do something just to remain relevant, just to draw international attention. देखो, two nuclear neighbors, we can go to war, so please come and bail us out. And it can always do that if it feels that it is being neglected, या उनको थोड़ा temporary benefit मिल जाएगा. So while we are street ahead, there is no comparison with Pakistan, but we should not take our eyes off what Pakistan's capability is and what it is capable of doing. No, I totally agree with you there. In fact, मतलब ऑनलाइन भी मुझे भी बड़ी बैकलैश आती है कि आपका क्या ऑब्सेशन है पाकिस्तान के साथ, लीव देम अलोन, दे आर अ फेल्ड नेशन। The thing is, I'm also ideologically motivated because I'm from JNK, and our childhoods were scarred because of Pakistani terrorism. So I just can't ignore it, and I also feel that, like you said, कि आप उनको ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर सकते because they capitalize on shock value, just like most jihadist terror groups. So to move on and to go to my last question, I wanted to talk to you about Maharang Baloch, who's an emerging Baloch voice. Uh,
बलोच सिविल सोसाइटी की एक वो उभरती हुई आवाज़ हैं और उनको अच्छी खासी कवरेज इंटरनेशनली भी मिल रही है। और पेशे से एक मेडिकल डॉक्टर हैं, हालाँकि जो नकली डॉक्टर भी हैं बहुत सारे पाकिस्तान में, जो ओवरनाइट आईएसआई उनको फ्लोट कर देती है। तो वो जो नकली डॉक्टर्स हैं, वो कह रहे हैं, इनको इक्वेट कर रहे हैं सुसाइड बॉम्बर्स के साथ और बड़ी कोशिश कर रहे हैं ये बताने की कि बलोच लोग तो बड़े वायलेंट होते हैं। एक कराची यूनिवर्सिटी में भी एक इफ यू रिमेंबर देयर वाज़ दिस यस, स्कॉलर who ended up being a suicide bomber. But to reach that point, a lot has gone into it, right? That is something the Pakistani state continues to ignore, and these are the people who now have nothing to lose. अब इनके दिमाग बिल्कुल। में ये बैठ गया है कि अब हमारे साथ इससे बुरा क्या करोगे? वैसे भी हमारे घर के बंदे आप उठा के ले जाते हो, किसी की लाश आती है, कोई कभी मिलता ही नहीं है। ठीक है? कोर्ट्स भी एक हद तक इंटरवेन कर सकती हैं। कोर्ट्स भी एवरीवन नोज़ इन पाकिस्तान कौन क्या कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो अगर आप हमें थोड़ा-सा ये समझाएँ दैट हू महरांग बलोच इज़ और हाउ इम्पोर्टेंट इज़ शी व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ बलूचिस्तान? कुड वी कॉल इट एंड गेम फॉर बलूचिस्तान? देखिए उसका आई थिंक आई हैव लिस्टेंड टू हर स्पीचेस व्हेन दे कम टू इस्लामाबाद। उसकी आवाज़ में जो सिंसेरिटी है, जो शी स्पीक्स विद सो मच ऑफ एंग्विश एंड पेन, जो उसने खुद सही है। हर फादर, एज़ यू नो, वाज़ पिक्ड अप एंड tortured body was thrown at them 2 years down the road. Her brother was picked up. जब ये बच्ची थी, मेरे ख्याल 10-12 साल, 13 साल की लड़की होगी। उस टाइम से ये प्रोटेस्ट कर रही है। और जितने भी लोग उनके साथ थे, तो कोई ग्रैंडमदर थी, कोई वाइफ्स थी, कोई डॉटर थी, छोटी-छोटी बच्चियाँ थी। Each one had a story. Each one had the same anguish, the same pain कि उनके जो घर के जो लोग थे, जो फादर्स थे या ब्रदर्स थे या लड़के थे, बेटे थे, उनको उठाया गया था। और जैसे एक लेडी कह रही थी, अब मुझे ये नहीं मुझे पता कि मैं विधवा हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। माय हस्बैंड वाज़ पिक्ड अप 12 इयर्स अगो। बच्चियों ने जिनको अपनी ना तो किसी इतना दिल दहलता है ना टू हियर दोज़ स्टोरी। सो मेहरान बलोच, शी केम टू Islamabad as a member of the Baloch Yekjehati Committee, but she's gone back as a leader. ग्रासरूट लीडरशिप इसे कहते हैं। जो बिल्कुल मिट्टी से उठ के आए बिकॉज़ ऑफ जेन्युइन एंग्विश, जेन्युइन पेन, एंड बिकॉज़ वो पढ़ी लिखी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, उनकी जो आर्टिकुलेशन थी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, मीडिया को हैंडल कर रहे थे, और एक दो बड़ी बदतमीज़ किस्म की जर्नलिस्ट भी थी, जो उन्होंने प्रोवोक करने की इसको कोशिश की, बट शी हैंडल्ड इट रियली वेल। And also the international attention, she's managed to capture international attention because एक तो बलोच सोसाइटी वेरी कंजर्वेटिव है, और खवातीन को बाहर आना, क्योंकि उनके जो मर्द हैं उनको तो उठा लिया गया है, और मर्द आते भी हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, उनको भी उठा लिया जाता है। तो एक तरफ से उन्होंने बिल्कुल दीवार पे लगा दिया है बलोच को, तभी ये सिविल सोसाइटी उठ के आई है। एंड आई थिंक द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन, टू बिग कंट्रीब्यूशंस जो उनका हुआ है, एक तो ये मैसेज कि हमारे यहाँ enforced disappearances and extrajudicial killings are taking place with impunity. कोई इनको पूछने वाला नहीं। That has gone over all over Pakistan. जो आर्मी की इतने सालों से, दिहाइयों से कोशिश थी कि इस पे हम लिड रखें, इसको ये बाहर ना जाने दें कि हम क्या कर रहे हैं, और मीडिया को तो इन्होंने वैसे ही बैन कर रखा है फ्रॉम बलूचिस्तान। तो एक तो ये उन्होंने किया। दूसरा, जो खौफ था बलोचों में कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो ये हमारे जो भाई हैं, जो फादर्स हैं या बच्चे हैं, उनको ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा, तो इसलिए से हम चुप करके बैठो। तो ये जो खौफ था, ये मेहरांग बलोच एंड अदर पीपल, ये उन्होंने बलोचों से निकाल दिया है। और ऑल ओवर बलूचिस्तान देयर वर प्रोटेस्ट। अब जो भी कोई एक एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस होता है, ऑल ऑफ बलूचिस्तान कम्स आउट इन प्रोटेस्ट कि वेयर आर दे, वी वांट जस्टिस फॉर दिस। तो कोई भी जो चेंज आता है सोसाइटी में, या रेवोल्यूशन भी आप कह लें, वो तब आता है जब खौफ आपके जहन से निकल जाए। एंड दिस आई थिंक इज अ ह्यूज डेवलपमेंट
for Balochistan. Same thing happened among the Pashtuns. जब मंजूर पश्तून ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट की और लोग उस पर जुड़ते गए, यही हुआ ना कि डर उनके जहन से निकल गया. एंड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, आई वेरी फॉन्ड ऑफ कोटिंग जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की पोएम है, where the mind is without fear and the head is held high into that heaven of freedom let my country awake. तो ये इस तरह की जो अवेकनिंग हुई है बलोचों की, एंड दे फाउंड अ ग्रासरूट्स लीडर इन मरंग बलोच. अब ये सेफ रहे, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग, बिकॉज आई थिंक शी हैज हैज द करेज, हैज द विजन, हैज द आर्टिकुलेशन जो एक लीडर में होता है, और ये मिट्टी से उठ के आई है. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. और अब ऐसा हो गया है ना कि फौज ने मोर और लेस अब सबको डस दिया है. अब जो लाहौरी जो पहले बैठ के बोलते थे कि ये बलोचिस्तान के लोग कुछ तो करते हैं ना, इनको उठाते हैं. वो जो इमरान रियाज खान, एक जो यूट्यूबर है, वो ये कहता था कि ऐसे तो नहीं वो फौज उठाती, कुछ तो गलत किया होगा तो उठाती होगी, कुछ तो इनके होंगे बॉर्डर पार लिंक्स तभी उनको उठाते हैं. तो अब खुद उसके पता नहीं कहाँ पे लिंक्स से उसको भी उठा के रखा था काफी देर से. एंड आई सी दैट चेंज, तिलक जी. देयर वाज एन आंटी जिनका ऑपरेशन हुआ था, वो कराची से स्पेशली इस्लामाबाद गई महरांग को मिलने के लिए. इतनी एक्सेप्टेंस जो पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी अगर आप देखें तो पंजाब है, और फिर सिंध में आप देख लें जो कराची है उसकी एक इम्पोर्टेंस है वहां पे, इट्स द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. अब वहां भी लोगों के मन में ना फौज को लेके एक बड़ी नफरत सी पैदा होती जा रही है. एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यार आज हम खुद विक्टिमाइज हुए हैं, तो हमें आज समझ में आ रहा है कि केपीके में और बलूचिस्तान में क्या हो रहा था. क्या हो रहा है इसको? Yeah, and I mean, I wanted to also ask you this, even though the last question I thought would be my last question. Uh, don't you think this would also unite the civil society in Balochistan and KPK में भी insurgency है, और even सिंध में भी कुछ pockets है जहाँ पर लोग आजादी की उनकी ख्वाहिश है. तो ये क्या ज्यादा स्कैरी नहीं होगा compared to armed groups? Because armed groups end of the day उनकी इतनी representation तो नहीं होती है ना, बहुत इतने लोग नहीं उनको join करते, उनके उतने numbers नहीं होंगे. And again it's more like आज आप उनके बंदे मार रहे हो, वो कल आपके बंदे मार रहे हैं, and it goes on. But civil society में जब आपके लिए नफरत बढ़ जाती है तो उनका जो होराइजन होता है वो बहुत वाइड हो जाता है. प्लस दे कैन मूव माउंटेन्स बाय जस्ट कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग. So is it a risk worth taking that the Pakistani Fauj is taking? You see, पाकिस्तान फौज के दो ब्लॉक मसले हैं. एक तो is the famous saying, if all you have a hammer, all you have is a hammer, everything looks like a nail. तो उनके लिए यही है कि जो कोई ऐसे करता है उसको ठोको. Other thing is, उनकी टेम्पलेट में they do not know how to handle a civil rights movement. ईस्ट पाकिस्तान, देन ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ था? वो अपना हक ही मांग रहे थे ना. They were asking for autonomy. So they didn't. 2-3 मिलियन उन्होंने बांग्लादेशी मार दिए. So पीटीएम ने जब शुरू किया था पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, सेम थिंग. They did not know how to handle this. और बलोचा का तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ख़वातीन लीड कर रही है. अब उसको कैसे they can't understand कि how do you deal with the civil rights movement? एक तो ये है. और दूसरा, जैसे आपने पूछा इन्होंने में आपस में कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन, तो ये पॉसिबल है. आपको आप यू रिमेंबर कि जब ये डेरा गाजी खान आई थी, तो मंजूर पश्तीन के जो पेरेंट्स थे, मंजूर पश्तीन तो खुद जेल में है. His father and mother came and they warmly welcomed मेहरंग बलोच. उसके सिर पे एक उन्होंने मज़ारी टोपी डाली, उसको शॉल दी, गले से लगाया. तो ये पश्तून और बलोचों में फॉर डेकेड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, पाकिस्तान आर्मी हैज ट्राइड टू ड्राइव अ वेज कि इन दोनों को आपस में कौमों को लड़ाया जाए. दैट वे देन वी कैन बी. बट दीज वर सेंसिबल पीपल. इसी जो पश्तून है और जो बलोच है, दे आर ओल्ड सिविलाइजेशन. इनकी अपनी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, और वो अपने अपने इलाके में बैठे हैं. कोई बलोच पश्तून का हक नहीं मारना, ना कोई पश्तून कह रहा कि ये मेरी जमीन है. सो बहुत कोशिश की, कोई कॉलेज यहाँ बने या कॉलेज यहाँ बने, तो आपस में इनको लड़ाने की, but they were not very successful. So the Pashtuns are aware of the Baloch struggle, the Baloch are aware of the Pashtun struggle. मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, immediately नहीं, for them to have joint coordination or joint efforts, or maybe not joint rallies, but
इन कोऑर्डिनेशन तो करें, हो जाएगा बट टाइम लगेगा। वैसे भी जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं, टीटीपी एंड some बलोच ग्रुप्स, they already have a tie up, tactical alliance उनका है। उन पश्तूनों को तो स्पेस मिल गया बलूचिस्तान में in Talat and in Makran, and the Baloch groups have got access to sophisticated weaponry जो अमेरिकन छोड़ गए थे behind अफगानिस्तान में। So जैसे नाइट विजन स्कोप्स हैं, थर्मल इमेजिंग है, उनके पास ये पहुंच गए। So their attacks are much more lethal. अब देखिए जो कैजुअलिटीज हो रही हैं बलूचिस्तान is because of this, and the Baloch attack only the security forces. वो सिविलियंस पे हमला नहीं करते। टीटीपी ने भी बंद कर दिया, वो भी टारगेट करते हैं जो आर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है। आईएसकेपी है जो, वो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करती है। तो जब भी कोई अटैक आप देखें ना कि 20 सिविलियंस मार दिए जीयूआई की रैली में, यू कैन बी श्योर इट नॉट द टीटीपी नॉट द बलोच बट इट विल बी द आईएसकेपी। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, सो दिस इज अ डेंजरस थिंग। तो एक तो पाकिस्तान आर्मी कोई टेम्पलेट नहीं है, दे डोंट हैव एनी प्लेबुक कि हम इसको कैसे टैकल करें, एंड इफ दे कम टुगेदर दे विल बी अ वेरी पोटेंट फोर्स फॉर प्रेसिंग द आर्मी कि प्लीज स्टॉप डूइंग दिस, हमारी ह्यूमन राइट्स को मत वायलेट करिए। और यही चीज जो है ना ह्यूमन राइट्स की, दिस इज द इशू दैट विल रेजोनेट इन द वेस्ट। यू सी वेस्ट विल नॉट सपोर्ट एनी आर्म्ड ग्रुप जो इस तरह की इंसर्जेंसी कर रहा है, बट जो सिविल राइट्स है, फ्रीडम टू स्पीच है, इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, उनको वेस्ट सपोर्ट करेगा। देयरफॉर मेरांग बलोच, एक तो शी इज सो आर्टिकुलेट एंड बीइंग अ लेडी, and the fact that they're talking about freedom of speech and their rights, so they are getting resonance from the West. And as they say, right, nothing unites people like pain. जो वो दर्द का रिश्ता होता है ना, I mean, it transcends everything else. बिल्कुल, So बिल्कुल। I think Pakistan is headed to a bigger crisis in future by ignoring the very basic, fundamental rights, and if I could call them demands, I mean, they are just बिल्कुल, basic rights. नहीं उसमें क्या जाता सरकार का, अगर का मिनिस्टर जाके उन बलोच को मिल लेते, बिल्कुल, बिल्कुल। they could have said we'll set up a judicial commission, आपकी जो डिमांड्स हैं वो जायज है, but by ignoring them, Yeah. what the Baloch have learned is that we don't matter. हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो तकलीफ है, पाकिस्तान की सरकार जो पंजाबी सरकार है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। Yeah, yeah. तो अब उनके लिए क्या ऑप्शन है? आपने तो उनको दीवार से लगा दिया। जो सिविल सोसाइटी, जो मिडिल क्लास, जो एजुकेटेड क्लास, उनके लिए अब ऑप्शन क्या रहा? True, true. They've not been left with any option. I mean, it's not easy कि आप आके धरने पे बैठ रहे हो, and these women are वो taking a भी lot of कोर्ट में, इतनी ठंड में, बिल्कुल। इतनी ठंड में, और उनके ऊपर ठंडा पानी और वाटर कैनन्स ठोक दिए। The state-backed media is also victimizing them, trying to Yeah. humiliate them. So it's a tough call that these women have taken, and I wish them all the best through this medium if they're hearing बिल्कुल। me. And I'm done, Tilakji. Do you have any closing remarks? Do you want to say something to the audience other than what you've said already? नहीं, Or just इट्स इंटरेस्टिंग कि हमें पता है रिजल्ट्स क्या होंगे, बट अब जो इंटरेस्ट का ये है कि पीएमएल को कितनी सीटें मिलती हैं, वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कितने कम होगी, और हु विल बी द कोलिशन सपोर्ट पार्टनर्स, किस तरह की गवर्नमेंट बनेगी, और वोटिंग परसेंटेज कितना है। अगर लार्ज नंबर्स पीपल हैव टू अंडर इसी पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है, उसके हिसाब से पीपल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 are almost 44-45% of the voting population, over 50 million. So if, but you know, youth का ये होता है, अरे यार कौन जाएगा वोट करने के लिए। There are no statistics to show how many in the 2018 elections, इसके कोई फिगर्स नहीं है कि यूथ में से कितने गए थे। इस टाइम बिकॉज ऑफ इमरान खान इज इन जेल एंड इज प्रोसिक्यूशन, कितने लोग मोटिवेट होके आते हैं या बिल्कुल मायूस हो जाते हैं। So these will be the matters to watch out for in the next 1 or 2 days, the election results, voting percentage, और कितना का shortage रहती है to form the government. I think that is something to look out for. Thank you so much for your time once again, sir. आप बहुत short notice पे हमेशा वक्त देते हैं, and I'm ever grateful for it. And I'll, as I always say, I'll keep bothering you. बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है, and the audiences also love to listen to you.
So on that note, I conclude this session. I thank you once again. बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी सोनू, जी, एनी जी, टाइम। जी, फिर बात होती आपसे है भी सर। बात करके बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, बाय। जय हिंद।